Hey guys and welcome back to 1M UFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. जब आप एक स्पोर्ट्स देखना शुरू करते हो, जब आप एक गेम को फॉलो करना शुरू करते हो, तो उस गेम से प्लेयर्स के अलावा कौन प्यार करवा सकता है आपको? वो होते हैं कमेंटेटर्स। और एक ऐसे ही कमेंटेटर की कहानी है पीटर ड्यूरी की कहानी, जिन्होंने गेम को कुछ ऐसे नरेट किया जब भी वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे कि इंसान का एक इमोशनल कनेक्शन सा बन गया। चाहे वो रोमा वाली विक्ट्री हो, चाहे वो मेसी का वो गोल हो अगेंस्ट मैड्रिड, चाहे वो अगुएरो का वो गोल हो, चाहे वो मार्शियल की वो एक्चुअली जो डेब्यू गोल थी अगेंस्ट लिवरपूल इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेटफोर्ड एंड वो हो, चाहे वो कंपनी का वो हेडर हो, चाहे वो वेन रूनी की ओवरहेड किक हो। बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी मोमेंट्स रहे हैं जहां पीटर ड्यूरी ने अपने वर्ड से उस मोमेंट को मैच और उस मोमेंट से बड़ा बना दिया। उसकी सिग्निफिकेंस फुटबॉलिंग हिस्ट्री में उनकी कमेंट्री ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी। अब ये पीटर ड्यूरी हमें नहीं दिखेंगे प्रीमियर लीग के गेम्स में, जो हम कवरेज फॉलो करते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि पीटर ड्यूरी ने छोड़ दी है प्रीमियर लीग की कवरेज कमेटी और वो अब यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करेंगे। जी हाँ, प्रीमियर लीग के कवरेज वो करेंगे, लेकिन अब वो यूएस व्यूअर्स के लिए अवेलेबल होंगे, हमारे लिए नहीं होंगे। तो ये छोटी सी न्यूज़ देनी थी मुझे आप लोगों को कि भाई अब प्रिपेयर हो जाओ। जैसे हमने यूसीएल फाइनल में पीटर ड्यूरी को मिस किया, वैसे ही अब हम शायद प्रीमियर लीग गेम्स में भी पीटर ड्यूरी की आवाज़ को मिस करेंगे। और क्योंकि ज़्यादा अच्छे कमेंटेटर्स बचे नहीं हैं प्रीमियर लीग में, मार्टिन टाइलर इकलौते ऐसे कमेंटेटर हैं जिसको पर्सनली मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। उसके अलावा उनसे ऊपर सिर्फ मैंने पीटर ड्यूरी को दे रखा है। और क्लाइव चेल्सली हैं एक, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होती उनकी कमेंट्री, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं करते, वो आईटीवी नेटवर्क के लिए करते हैं और आईटीवी नेटवर्क हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसी के साथ साथ ट्रांसफर्स की अगर मैं बात करूं यूनाइटेड से रिलेटेड, अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार फाइनलिज्मा है और आप वापस से अपनी क्लब के बारे में बात कर रहे हो। क्लब के बारे में बात करना जरूरी है, फाइनलिज्मा के बारे में बात करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। आज रात में मैच भी है, अगर तबीयत सही बनी रही तो हाँ देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा, लेकिन अगर नहीं बनी रही तो हाईलाइट से काम चलाऊंगा। तो भाई उड़ती उड़ती खबर आई है कि मार्कस असेंसियो को यूनाइटेड लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और वो कोशिश कोई और नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जॉर्ज मेंडेस। वही जॉर्ज मेंडेस जो कि रोनाल्डो के एजेंट है, वही जॉर्ज मेंडेस जो कि डार्विन न्यूनेस के केस में यूनाइटेड के लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या वाकई में मार्कस असेंसियो की जरूरत है क्लब को? क्या मार्कस असेंसियो ऐसे प्लेयर हैं जो कि एरिक टेन हैग के सिस्टम में फिट करेंगे? सो मार्कस असेंसियो इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर। मार्कस असेंसियो का वो जो एक अलग लेवल था, वो नहीं देखने को मिला जब से उनको इंजरी इश्यूज होने शुरू हुए। और ये इंजरी इश्यूज के बाद से मार्कस असेंसियो की पेस ड्रॉप हुई, उनका कैलिबर भी है वो कम हुआ, और उनकी सीलिंग जो इतनी हाई हुआ करती थी, वो सीलिंग कभी वो टच नहीं कर पाए, उसको उस लेवल पे कभी वो पहुंच नहीं पाए। मार्कस असेंसियो एक ऐसी लीग में क्या सरवाइव कर पाएंगे जहां जो डिफेंडर्स होते हैं वो बुली करते हैं आपको बेसिकली? इतनी फिजिकल लीग है, आपने देखा हो कि बाकी सारे प्लेयर्स कितना स्ट्रगल करते हैं फिटनेस मेंटेन करने के लिए। तो क्या मार्कस असेंसियो जैसा प्लेयर, मार्को असेंसियो जैसा प्लेयर फिट कर पाएगा यूनाइटेड और प्रीमियर लीग में? A tough call to take, but I really don't want I really don't want Marco Asensio at Manchester United because of his injury issues, because of his lack of pace, and the limited options that he offers, and that he will offer in Eric Ten Hag's system. So
I won't be going for Marco Asensio when Nkunku will be available in the market, when you have got Anthony in the market, when you have got Rafinha available in the market, then why would I have gone, want to go for Marco Asensio? Now, I know that Asensio has won, UCL titles, La Liga titles, this and that. But come on, would you take Isco, would you take Marco Asensio in a team where you need fresh blood, where you need players who can stay fit for the entire season? No, I don't want to take. I don't want to take Gareth Bale at United. I don't want to take. I don't want to create a scenario once again just like we created when Rafael Varane joined United. So इसीलिए I don't want Marco Asensio. उसी के साथ सबने पढ़ा होगा टिम्बर का इंटरव्यू, ऑब्वियस सी बात है सबने पढ़ा ही होगा टिम्बर का इंटरव्यू। उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि मैं आयक्स से निकल कर ही अपना जो पोटेंशियल है उसको फुलफिल करूं, मैं आयक्स में रहकर भी कर सकता हूं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आएगी और अगर मुझे ये श्योर किया जाएगा कि आई विल बी अ स्टार्टर। देखो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिए उन्होंने। कल फ्रेंकी डियोंग के केस में भी यही चीज बोली थी उन्होंने कि मैं कभी भी किसी ऐसे क्लब में मूव नहीं करूंगा जहां मुझे प्लेइंग टाइम ना मिल रहा हो। तो यहां भी साफ सीधी सी बात है, जूरियन टिम्बर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये चीज बोली है कि मुझे आईएक्स में रुकने की भी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी और क्लब में, किसी और बड़े क्लब में जाने की, और बड़ा क्लब आईएक्स को उन्होंने ये नहीं बोला कि आईएक्स बड़ा क्लब नहीं है, बट वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मुझे इस अश्योरेंस के साथ मिलेगी कि मुझे प्लेइंग टाइम मिलेगा प्रॉपर, आई विल बी अ फर्स्ट टीम प्लेयर, नॉट अ बेंच वार्मर, नॉट अ स्क्वाड प्लेयर, तो ही मैं आईएक्स छोड़कर जाने का डिसीजन लूंगा। अब ये डिपेंड करता है एरिक टेन हैग के ऊपर, ये डिपेंड करता है जॉन मर्टाओ के ऊपर और यूनाइटेड के उन लोगों के ऊपर जो कि इस डील के लिए अप्रोच करने वाले हैं आईएक्स से। मेरे हिसाब से डील हो जानी है, लेकिन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है जब आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे हो। एक प्लेयर को अगर आप ये बोलकर लेकर आ रहे हो कि नहीं हम आपको यूज करेंगे, और फिर आप उसका डॉनी वेंडबिक जैसा हाल कर रहे हो, क्योंकि देखो टिम्बर का ये जो कमेंट आया है ये कहीं ना कहीं डॉनी वेंडबिक की सिचुएशन के बाद ही उसके दिमाग में आया होगा कि डॉनी को भी तो ये लोग लेके गए थे, डॉनी को भी इन्होंने वादे किए थे, और डॉनी का पहला इंटरव्यू जैसा हुआ था कि आई कांट वेट टू टू प्ले इन फ्रंट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड्स क्राउड, दिस एंड दैट, आई कांट वेट टू हेल्प द टीम, दिस एंड दैट। लेकिन क्या हुआ, डॉनी वेंडबिक वाज नेवर been treated as a first team player. He was always on the bench. He was always been sidelined. Even when we all knew that he is much better than Scott McTominay, he's much better than Fred, he's much better than the rest of the squad, which we were using at that point of time in the midfield. लेकिन टिम्बर के केस में ये चीज नहीं चाहते वो, और ये चीज एरिक टेन हैग को भी पता है कि अगर वो किसी एक प्लेयर को लेकर आ रहे हैं वो भी अपने फॉर्मर क्लब से, तो उनको ये अश्योरेंस देनी पड़ेगी कि भाई यू विल बी अ स्टार्टर, यू वोंट बी अ बेंच वार्मर। और यही डिफरेंस होना चाहिए अब हमारी ट्रांसफर स्ट्रक्चर, ट्रांसफर पॉलिसीज में, ट्रांसफर नेगोशिएशंस टैक्टिक्स में, जो कि हम पहले बस ऐरे गहरे नत्थु खैरों को लेकर पहुंच जाते थे प्लेयर को लाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता था, सिर्फ पैसा होता था हाथ में, और उस पैसे की दम पर हम साइनिंग्स करके लेकर आते थे। कल हैरी मैग्वायर का भी इंटरव्यू आया है। हैरी मैग्वायर ने मतलब अपने इंटरव्यू में बोला है कि आई नो फॉर विच क्लब आई एम प्लेइंग, और जितना बड़ा फैन बेस है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और जितना प्यार मिलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को, उतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलती है, क्योंकि हेट्रेड भी सबसे ज्यादा यूनाइटेड के लिए ही है पूरे इंग्लिश फुटबॉल में, जो कि मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ। बट हैरी मैग्वायर को ये चीज समझनी भी पड़ेगी कि हैरी मैग्वायर को कैप्टन आर्मबैंड जब दिया गया था तो उनसे सबकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि ही विल बी द नेक्स्ट लीडर इन दैट स्क्वाड। बट नॉट फॉर वंस हैरी मैग्वायर हैज came out as the real leader, as a real leader in that Man United squad. टाइम एंड टाइम अगेन डेविड डेहा को आगे किया जाता रहा, या किसी और प्लेयर को आगे किया जाता रहा। लास्ट ईयर ब्रूनो का, मतलब जो इस सीजन खत्म हुआ है, ब्रूनो का अच्छा सीजन नहीं था, वरना शुरुआत में जब ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तब ब्रूनो फर्नांडिस को आगे किया जा रहा था। तो जब सबको दिख रहा है कि आपका जो कैप्टन है वो आपका बेस्ट प्लेयर नहीं है, वो आपका एज एन एग्जाम्पल लीड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो कैप्टन क्यों है? और ये डिसाइड करना पड़ेगा एरिक टेन हैग को कि क्यों वो हैरी मैग्वायर को कैप्टन के तौर पर बनाए रखें, क्यों वो नहीं चेंज करेंगे। और मेरे हिसाब से तो सबसे पहला डिसीजन जो एरिक टेन हैग को लेना चाहिए वो यही लेना चाहिए कि कैप्टन आर्मबैंड एक ऐसे बंदे के पास जाए जो कि कैप्टन आर्मबैंड पहनने का
सच्चा हकदार हो, जो कि टीम को एज एन एग्जाम्पल लीड कर पाए और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा पाए, ना कि अपनी गलतियों के चक्कर में वो टीम को और ज्यादा अंडर प्रेशर डाले। और हैरी मैग्वायर के केस में जो सेकंड वाली वो बात मैंने बोली है वही ज्यादा उभर कर आती है कि every time you see United in trouble, Harry Maguire is one of the main player, that started that whole process of, pushing that United side into trouble। और ये चीज नहीं कर सकते आप जब आप कैप्टन आर्mband पहने हो, जब आप यूनाइटेड के लिए खेल रहे हो, जब आप इंग्लैंड इंटरनेशनल हो और आपको इतने हेफ्टी फी देकर लाया गया हो। और हैरी मैग्वायर ने ये चीज कबूली भी है कि जितना पैसा यूनाइटेड ने दिया था मेरे लिए, सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा करूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो डिमांड्स बढ़ती हैं। कोई अगर एम्प्लॉय, मैं बात कर रहा हूँ 40 लाख की सैलरी अगर ईयरली इनकम पे है, पैकेज उसका 40 लाख का है, तो कंपनी उससे पूरा काम निकलवाने की कोशिश करेगी। और अगर वो एम्प्लॉय नहीं करेगा तो उसको, जाहिर सी बात है, फ्री में बैठ के पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसको हटाया जाएगा। और यही काम करना पड़ेगा एरिक टेनहैक को अपने इस यूनाइटेड के रीबिल्ड में, कि जो प्लेयर्स नहीं दे सकते उसके लिए 100%, उनको उसको बेचना होगा। और ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि आपको फैन बेस के अगेंस्ट जाकर बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको बोर्ड की विशेस के अगेंस्ट जाकर बहुत सारे उनको ये इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि नहीं, आई डोंट वांट दिस गाय बिकॉज दिस गाय इज not helping me, this guy is not improving what I'm trying to do here at United। तो यही जो सारे अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होंगे, क्योंकि आज ऑफिशियली विंटर सॉरी समर विंडो ओपन हो चुकी है। तो इस समर विंडो की ओपनिंग के साथ ही आज हम देखना शुरू करेंगे कि अब से जो भी हमारा साइनिंग का प्रोसेस होगा वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगेगा, या फिर नहीं भी बढ़ेगा, लेकिन बातें जरूर न्यूज़ मीडिया में जल्दी जल्दी सर्कुलेट होने लगेंगी। तो यही थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कल जो न्यूज़ निकल कर आई उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा इस टोटल जो भी न्यूज़ हेडलाइंस हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है। और विद दैट आई विल टेक योर लीव। अगर सही रहा तो मिलते हैं शाम में। बाय बाय, टेक केयर।